हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजा राम शर्मा और आप देख रहे हैं साइंस वाला गुरुजी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, पिछले टॉपिक में हमने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, लेविस स्टैंड का बहुत ही ये मान लीजिए फेवरेट टॉपिक है। पिछले दोनों पेपरों में इसमें से प्रश्न पूछे गए। एलडीसी का भी जो पेपर हुआ है उसमें भी इसमें से प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था परमाणु के बारे में। परमाणु तो आपको बताया था परमाणु क्रमांक के बारे में, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। और आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन। उस समय आपको बताया गया था कि परमाणु के बीचों बीच में नाभिक मिलेगा, उसके चारों तरफ ये कक्षाएं मिलेंगी, या इसको हम कहेंगे कोष, और इनमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कोष या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। क्या कोष या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सीधे ही भरे होते हैं? तो इसका जवाब अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं। देखिए, ये तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से जो नंबरिंग दी गई है, ये तो होते हैं कक्षा, या फिर इनको कहा जाता है कोष। इन कोष के अंदर, कोष कौन है? 1 2 3 इस तरीके से इन कोष के अंदर मिलेंगे उपकोष। इस कोष के अंदर क्या मिलेंगे? उपकोष। और देखिए, उपकोष कौन कौन से होते हैं? उपकोष होते हैं 4। कौन कौन से? S, P, D और F। क्लियर हुआ? उपकोष कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। उपकोष कहाँ मिलते हैं? कोष के अंदर मिलते हैं। उपकोष कहाँ मिलेंगे? कोष के अंदर मिलेंगे। ठीक है। फिर जो ये उपकोष है, उपकोष के अंदर मिलते हैं कक्षक। उपकोष के अंदर क्या मिलेंगे? कक्षक। तो देखिए, हमारे पास उपकोष कौन कौन से हैं? उपकोष है जैसे कि S उपकोष में एक कक्षक मिलता है। अगर हम बात करें P की, तो P उपकोष में 3 कक्षक मिलते हैं। P उपकोष में 3 कक्षक मिलते हैं। D उपकोष में 5 कक्षक मिलते हैं। D उपकोष में 5 कक्षक मिलते हैं। ठीक है। और F उपकोष में 7 कक्षक मिलते हैं। F उपकोष में 7 कक्षक मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अभी तक आपके समझ में आया कि जो परमाणु है उसके नाभिक में मिलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या को बोला जाता है परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, आज हमें यही पढ़ना है। तो आपको पता है परमाणु के अंदर क्या मिलते हैं? कोष। ठीक है। कोष में क्या मिलेंगे? उपकोष। उपकोष के अंदर क्या मिलेंगे? कक्षक। उपकोष हैं कितने? 4, S, P, D और F। ठीक है। अब इनको समझने के लिए यहाँ पे हमें समझने होती है क्वांटम संख्याएं। हमें समझनी होती है क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या हम पढ़ें। प्रथम क्वांटम संख्या मानते हैं, जैसे बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रदर्शित करते हैं n से। ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताती है कोष की संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है? कोष की संख्या। तो n बराबर क्या होगा? कोष की संख्या, जो हम जानते हैं n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो कोष की संख्या को प्रदर्शित करने वाली कौन सी संख्या है? मुख्य क्वांटम संख्या n। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे, जिसे बोलेंगे द्विघांसी क्वांटम संख्या। द्विघांसी क्वांटम संख्या। द्विघांसी क्वांटम संख्या, इसे L से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल l से।
द्विघांसी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित किया जाता है और ये उपकोष को प्रदर्शित करता है। L किसको प्रदर्शित कर रहा है? उपकोष को प्रदर्शित करता है। और हम जान चुके हैं कि उपकोष कितने होते हैं? 4। 4 उपकोष कौन कौन से हैं? S, P, D और F। 4 उपकोष कौन कौन से हैं? S, P, D और F। अगर हम द्विघांसी क्वांटम संख्या की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है L बराबर n-1। L बराबर n-1। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें S की, तो S की हम बात करें तो यहाँ पे S की वैल्यू आएगी 0, P की वैल्यू आएगी 1, D की वैल्यू आएगी 2 और F की वैल्यू आएगी 3। F की वैल्यू आएगी 3। क्लियर हुआ भी? S को हम 0 से व्यक्त करेंगे, P को 1 से व्यक्त करेंगे, D को 2 से और F को 3 से व्यक्त करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमारे पास आ गई द्विघांसी क्वांटम संख्या। उसके बाद हम आगे देखते हैं तीसरे नंबर की। कौन सी आएगी? जिसे बोलेंगे हम तीसरे नंबर की सॉरी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं और m मतलब यहाँ पे कक्षक को प्रदर्शित करता है। m किसको प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पे कक्षक को। देखिए 3 क्वांटम संख्या मैंने पढ़ी हैं। पहली मुख्य क्वांटम संख्या जो हमें कोष को प्रदर्शित करता है, L उपकोष को प्रदर्शित करता है, द्विघांसी क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या m जो कि कक्षक को प्रदर्शित करता है, और आपको पता है कक्षक कहाँ मिलता है? उपकोष के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m बराबर क्या होता है? 2l प्लस में 1। m बराबर होता है 2l प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ कक्षकों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि S, P, D और F में क्या है। हम बहुत आसान से तरीके से समझेंगे, बहुत सारी आगे की डिटेल में नहीं, हम जो अपने कंपटीशन लेवल का है उसमें पढ़ेंगे, एकेडमिक लेवल की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको कहा गया है? कक्षक m। अब यहाँ पे n बराबर 2l प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कक्षक कितने होते हैं? आपको पता है अभी अभी हमने पढ़ा था S के अंदर जो कक्षक है ये वाला, S के अंदर एक कक्षक होता है, P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, D के अंदर 5 कक्षक होते हैं और F के अंदर 7 कक्षक होते हैं। तो इस तरीके से कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उसे प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास कौन है? चुंबकीय क्वांटम संख्या m है। चुंबकीय क्वांटम संख्या m ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जाएगा या कौन से कक्षक में है, और उस कक्षक को हम क्या देंगे? नंबर देंगे। तो नंबर देने के लिए क्या होता है? उस कक्षक के लिए नंबर देते हैं -l, 0 और +l। ठीक है, -l, 0, +l। किस तरीके से इसको हम समझें? जैसे हमारे पास P उपकोष है और P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? P उपकोष में कक्षक होते हैं 3। हम जान चुके हैं हमारे पास P उपकोष है और P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। अब कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका पता लगाने के लिए हमारे पास उसकी नंबरिंग है, और नंबरिंग कैसे देते हैं? -l, 0, +l। ठीक है, तो यहाँ पे l माइनस से लेकर के प्लस की तरफ चलता है। तो आपको पता है यहाँ पे हमने पढ़ी थी द्विघांसी क्वांटम संख्या l। द्विघांसी क्वांटम संख्या l, और l क्या शो कर रहा है? उपकोष की संख्या। अगर हमारे पास उपकोष है P
उपकोष है P, तो P को यहां पे क्या नंबर दिया है 1, P को क्या नंबर दिया है 1, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है 1, तो इसका मतलब P बराबर 1, तो यहां पे क्या आएगा -1, -1, 0 +1, क्योंकि P के लिए L का मान क्या हो गया 1 हो गया, P के लिए L का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से चुंबकीय क्वांटम संख्या उस कक्षक के नंबर को बताती है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा। आगे और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है D, अब D में आपको पता है कितने कक्षक होते हैं, D उपकोष में कक्षक होते हैं 5, ठीक है। अब इन पांचों की क्या नंबरिंग होगी, तो आपको पता है चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो कक्षक की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है यहां पे L, D द्विघांसी क्वांटम संख्या L, ठीक है। तो ये जो D उपकोष है ये द्विघांसी क्वांटम संख्या के बारे में हमें बताएगा जिसे हम L कहते हैं। तो D के लिए L का मान कितना है, D के लिए L का मान आपको पता है कितना है 2 है, कितना है भाई 2 है, ठीक है। D के लिए L का मान कितना है 2, तो यहां पे D के लिए L बराबर क्या आएगा 2, और यहां अब इस जो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या m, या हम कहें कि ये जो कक्षक हैं उन कक्षकों की संख्या क्या होगी, तो देखिए ये जो D उपकोष है इसमें कौन कौन सी संख्या होगी, L बराबर क्या है 2, तो यहां पे क्या आएगा -L, तो मतलब क्या आ गया -2, फिर क्या आएगा -1, 0, +1 और +2। इस तरीके से इन कक्षकों के क्या हो गए, ये नंबर हो गए। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस वाले में जा रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस में गया, D, उपकोष तो D है लेकिन कक्षक कौन सा, तो कौन सा +1, अगर इस वाले में जा रहा है तो क्या होगा -2। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है ये बताया जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या m के द्वारा। अब एक क्वांटम संख्या और लास्ट रह जाती है चौथे नंबर पे, जिसे हम कहेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या चौथे नंबर पे आ जाती है चक्रण क्वांटम संख्या, और चक्रण क्वांटम संख्या को S से प्रदर्शित किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, S के द्वारा, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बताती है। कैसे, जैसे अभी आपने पढ़ा कि ये जो उपकोष है, उपकोष के अंदर क्या मिलेगा, कक्षक मिलेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि P जो है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, -1, 0, +1, 3 उपकोष होते हैं, और इन उपकोषों में कौन सी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो तो बता रही है कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्या m। लेकिन एक जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो गया है वो कौन सी चक्रण वाला होगा, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, अगर वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो उसकी वैल्यू आएगी +1/2 या फिर -1/2। पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गति करने वाला होता है इस तरीके से, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, +1/2। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो गति करने वाला होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो गति करने वाला होता है वो नीचे की तरफ गति करता है, और उसकी वैल्यू आएगी कौन सी, उसके लिए -1/2, ठीक है भाई, -1/2। हेलो, मैं क्लास में।
ओके, S बराबर, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, हम पढ़ रहे हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या S बराबर 1/2 और -1/2। तो चक्रण क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है कि कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कौन सी है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा कौन सी है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ गति करता हुआ आएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। और अगर वो दोबारा दूसरा नंबर का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो नीचे की तरफ गति करेगा, और फर्स्ट वाला जो है उसके लिए S की वैल्यू 1 + 1/2, और जो सेकंड वाला होता है उसके लिए -1/2 होती है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ी 4 क्वांटम संख्या। वो 4 क्वांटम संख्या कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या n, जो कि क्या शो करती है, जो करती है कोष की संख्या, ठीक है। उसके बाद द्विगुणित क्वांटम संख्या L, जो करती है उपकोष की संख्या। उपकोष जो है वो हैं कौन कौन से, S, P, D और F। कौन कौन से, S, P, D और F। कितने, 4 उपकोष हैं। और S के लिए क्या वैल्यू होती है, S के लिए होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3। तो इस तरीके से जो यहाँ मुख्य द्विगुणित क्वांटम संख्या है, जो क्या बता रही है, उपकोष की संख्या S, P, D, F के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, चुंबकीय क्वांटम संख्या M। चुंबकीय क्वांटम संख्या M क्या बताती है हमें, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें बताती है किसके बारे में, ये बताती है कक्षक के बारे में। और कक्षक कहाँ मिलते हैं, कक्षक मिलते हैं उपकोष के अंदर। तो ये बताती है हमें कक्षक के बारे में, ठीक है। जैसे हम बोले कि S में एक कक्षक है, S में क्या है, एक कक्षक है। P में कितने हैं, 3 कक्षक हैं। अब 3 की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि -L, 0 + L, क्लियर है। तो इस तरीके से कक्षक की संख्या बताता है। दूसरा S, जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कह रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा बताती है, ठीक है भाई। क्या बताएगा, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा बताएगा। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, कोष के अंदर मिलता है उपकोष, उपकोष के अंदर मिलता है कक्षक, और कक्षक के अंदर क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इन सभी को दर्शाने वाली हमने क्या पढ़ी हैं, हमने पढ़ी हैं 4 क्वांटम संख्याएं। इसको दर्शाने वाली हमने पढ़ी हैं 4 क्वांटम संख्याएं, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद हमने पढ़ी है द्विगुणित क्वांटम संख्या, उसके बाद हमने पढ़ी है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस तरीके से अभी तक हमने क्या पढ़ी है, क्वांटम संख्याएं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए जो 3 नियम हैं वो हम नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो क्वांटम संख्याएं हैं इनसे प्रश्न कैसे बनता है, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अभी तक तो आपको ये समझना है, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, कोष, L मतलब उपकोष, द्विगुणित क्वांटम संख्या, L मतलब उपकोष, द्विगुणित क्वांटम संख्या, और उपकोष है 4, S, P, D और F। S की वैल्यू 0, P की 1, D की 2 और F की 3। उसके बाद M है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मतलब कक्षक की संख्या, जिसकी वैल्यू होती है -L, 0 + L सॉरी। और उसके बाद है चक्रण क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की चक्रण को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भरा जाता है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक सिद्धांत होता है जिसे बोलते हैं ऑफ-बो सिद्धांत। ऑफ-बो सिद्धांत ऊर्जा स्तरों के बारे में बताता है। ऊर्जा स्तरों के बारे में बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है परमाणु में, वो सबसे पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा सॉरी, सबसे पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा, उसके बाद उच्चतम, फिर उच्चतम, इस तरीके से भरा जाएगा। तो ऊर्जा स्तरों को बताने के लिए
कि भी कौन निम्नतम है, कौन उसके बाद उच्चतम है। तो ये बताने के लिए ऑफबो सिद्धांत के अंदर हम 2-3 नियम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है n+l का नियम। फर्स्ट है n+l का नियम। उसके बाद दूसरा है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक है, तो हुंड का नियम। और तीसरे नंबर पे आता है पाउली का नियम, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 3 नियम हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों को भरने वाले। फर्स्ट है हमारे पास n+l का नियम। अब देखिए n+l में यहां पे n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, और l क्या है? द्विघांसी क्वांटम संख्या, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। कौन कौन सी? ये मुख्य क्वांटम संख्या n और द्विघांसी क्वांटम संख्या l। ठीक है, तो देखिए n+l का नियम क्या कहता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऊर्जा स्तर में जाएगा जिसमें n का मान क्या हो? न्यूनतम हो। n का मान न्यूनतम हो। ठीक है, सॉरी, आने वाला इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n+l का मान न्यूनतम हो। n+l मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, कोष और उपकोष, दोनों के मान का जो टोटल जिसमें न्यूनतम आएगा उसमें जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक ऊर्जा स्तरों के लिए n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n का मान न्यूनतम हो। कैसे? देखते हैं। हमारे पास 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है, 6s, 6p, 7s, ठीक है, और 7p। तो देखिए ये क्या है? यहां जो नंबरिंग दे रखी है ये तो क्या है भाई? 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है ये तो है मुख्य क्वांटम संख्या n, ये तो है मुख्य क्वांटम संख्या n। और जो s p d f आपको दिखाई दे रही है ये उपकोष द्विघांसी क्वांटम संख्या l। अब n+l का नियम ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? जिसमें n+l का मान न्यूनतम हो, सबसे कम हो, उसमें जाएगा पहले। तो देखिए इसके लिए n+l का नियम मान क्या है? n क्या है यहाँ पे? 1। l क्या है? l क्या है? l बराबर उपकोष। ठीक है, l बराबर क्या है? उपकोष। और यहाँ उपकोष कौन सा है? s। और s बराबर क्या होता है? s बराबर होता है 0, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इसका मतलब n+l का मान क्या हो गया? यहाँ पे n का मान हो गया 1 प्लस में 0, तो क्या हो गया? 1। 2s के लिए n+l का मान क्या हो गया? 2s के लिए भी n+l का मान क्या हो गया भाई? तो n तो हो गया 2 और s हो गया 0, तो यहाँ पे हो गया 2। इसके लिए 1, इसके लिए 2, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s में जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 2s में जाएगा। अब देखिए 2p के लिए n+l का मान कितना होगा? n तो हो गया 2, l क्या है? उपकोष। उपकोष कौन सा? p। और p के लिए वैल्यू होती है, p की वैल्यू क्या होती है? 1, तो क्या हो गया? 1 बराबर कितने हो गए? 3। और 3s के लिए भी क्या होता है? 3 प्लस में 0, तो क्या हो गया? 3। अब नियम क्या कह रहा है? n+l का नियम ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक ऊर्जा स्तरों के लिए n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा स्तर में जाएगा जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम हो। तो n का मान किस में कम है? 2p में। उसके बाद किस में जाएगा? 3s में। अब देखिए 3p, 3d और 4s। 3p के लिए क्या होगा भी? n+l का मान 3 प्लस में p के लिए क्या हो गया? 1, कितना हो गया? 4। और 3d के लिए क्या आ जाएगा? 3 प्लस में d के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 बराबर क्या हो गया? 5। 4s के लिए क्या आ जाएगा? 4 प्लस में 0 क्या हो जाएगा? 4।
तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? आने वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p और उसके बाद में 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इनको हम ऐसे सीधे भी लिख सकते हैं। सीधे लिखने के लिए क्या आएगा? पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, ठीक है, 1s 2s 2p, फिर उसके बाद किस में जाएगा? 3s में, 3s के बाद जाएगा 3p में, 3p के बाद जाएगा, 3p के बाद 3d में न जा करके किस में जाएगा? 4s में, 4s में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा किस में? 4s के बाद जाएगा 3d, उसके बाद जाएगा 4p, ठीक है, और उसके बाद जाएगा 5s। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। ये किस नियम के अनुसार जा रहा है? n+l के नियम के अनुसार। आपको याद रखना है, ये बहुत बार पेपरों में पूछा है। इलेक्ट्रॉन जो 3p के बाद ये 3p है, इसके बाद किस में जा रहा है? 4s में, 4s में जा रहा है, न कि 3d में। ये अपवाद टाइप जो बनता है ना, इस तरीके का पूछा जाता है और आप यहाँ ज़्यादातर गलती करते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अभी तो अभी हमारा क्या हुआ? n+l का नियम क्लियर हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कोई परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर, कोई परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? चलो भर के देखते हैं। कितना? 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1s, s के अंदर एक ही कक्षक है, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो क्या जाएगा? 1s2, फिर 2s2, 2p6, p के अंदर 3 कक्षक है और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद आएगा 3s2, 3s2 के बाद आएगा 3p3, क्योंकि p में 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं n+l के नियम के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर हम ले लेते हैं 22, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। 3p6, 3p6, उसके बाद क्या आएगा? 3p6 के बाद में 4s2। अब यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, 12 और 6 18 और 2 20, और अब बच जाता है 3d। ये 3d आएगा 4s के बाद में, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 2। तो इस तरीके से 3p6 के बाद 4s2 और 3d2 आएगा, ठीक है। अगर हमने s के पहले d लिख दिया 3d, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर n+l के नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। अब हम अगला नियम जाते हैं। दूसरा नियम है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के द्विगुणन को दर्शाता है, कि जैसे हमारे पास मान लीजिए अभी हमने लिखा था, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3p3, 3p3। इसका मतलब p उपकोष में कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक हैं। अब p उपकोष में 3 कक्षक हैं,
तो देखिए 3 कक्षकों में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम p उपकोष में कितने भर सकते हैं हम? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हुंड का नियम ये कह रहा है कि जितने भी कक्षक हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को पहले हम कक्षकों में एक एक करके भरेंगे। पहले हमने ये भर दिया, फिर ये भर दिया, फिर ये भर दिया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर हम स्टार्टिंग से एक एक उसमें डबल भरेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 3p3 की जगह मान लीजिए 3p5 होता तो हम क्या करते? 3p5 होता तो हमारे पास कितने हैं? 3। अब इन 3 में क्या करेंगे? पहले एक एक भरेंगे, 3 भर गया, फिर हमारे पास 2 बची, तो इस तरीके से हम एक एक करके भरेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये 3p3 है तो हम इसको इस तरीके से नहीं भर सकते कि तीनों को हमने एक में 2 भर दी और एक में 1 भर दी, ये खाली बच गया। तो ये जो फॉर्मेट है ये गलत है, ये हुंड के नियम का पालन नहीं करता है। हुंड का नियम ये कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का द्विगुणन तब तक संभव नहीं है जब तक सभी कक्षकों में, उस कोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सके। तो हुंड का नियम क्या कह रहा है? हुंड का नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने को दर्शाता है कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे। तो हुंड का नियम तो सीधा सा है, कक्षकों में हम जब तक इलेक्ट्रॉनों का द्विगुणन नहीं कर सकते जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सके, चाहे वो कक्षक एस उपकोष का है, पी उपकोष का है, डी उपकोष का है, जो भी है। ठीक है, अभी एस में तो एक ही कक्षक होता है तो उसमें अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत क्या कहता है? पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत ये कहता है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान किसी एक परमाणु की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकते। दोबारा सुनिए, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत ये कहता है कि एक परमाणु की किसी 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर हम लें तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं रह सकते। इसे हम पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत कहते हैं। यही से इसी सिद्धांत के आधार पर लेवस स्टैंड का जो पिछले 2 पेपर हैं दोनों में प्रश्न बने हैं और आपको इसको ध्यान से देखना, आगे भी बनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत क्या कहता है उसको आप समझिए। हमारे पास जैसे ये है 3p3, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p3 जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये वाला 3p3, इसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान को हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? 3p3। तो देखिए चारों क्वांटम संख्या कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या n। n किसको दर्शाती है? ये रहा, n बराबर क्या हो गया यहाँ पे? 3। उसके बाद दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या l। l क्या दिखाएगी? उपकोष मतलब p, और p उपकोष क्या होता है? l। l बराबर p की वैल्यू क्या होगी? 1। हमने पढ़ा था s, p, d और f, s की 0, p की 1, d की 2 और f की 3। तो यहाँ पे p जो उपकोष है उसकी वैल्यू क्या होगी? l बराबर 1, l बराबर 1। ठीक है, अब अगला कौन सा है? अगला है m, चुंबकीय क्वांटम संख्या m। m की वैल्यू हम जानते हैं, क्या बताई थी हमने? माइनस एल, 0 और प्लस एल। तो आपको पता है p कक्षक में, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और इन 3 कक्षकों की क्या आएगी? -1, 0 और 1। ठीक है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमने भर दिए ये वाले। अब ये जो तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया? इस वाले कक्षक में गया है। तो इस के लिए m की वैल्यू क्या हो गई? m की वैल्यू हो गई +1। क्या हो गई भाई? +1। m की वैल्यू क्या हो गई? +1। अब ये चक्रण क्या है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ चक्रण है तो s की वैल्यू +1/2। क्लियर है? अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें भी देखिए तीसरे कोष में जा रहा है, तो
क्या हो गया अभी इसके लिए तीसरे कोष में जा रहा है तो n बराबर क्या हो गया 3, p उपकोष है तो क्या हो गया l बराबर 1, और इस वाले में जा रहा है तो m बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। और s बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चक्रण है तो +1/2। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +1 था, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर क्या हो रहा है 0। तो इस तरीके से पाउलिक अपवर्जन का सिद्धांत ये कहता है कि जो चारों किसी भी परमाणु की दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ये पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत कहता है, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। मान लीजिए ये है 3d2 तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में जा रही हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं को हम देखते हैं, चारों क्वांटम संख्याओं का मान हम देखते हैं। (3d2) की चारों क्वांटम संख्याओं के मान हम देखते हैं। तो 3d2 में पहले तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन भरी 3 और d ये उपकोष है और d में कितने होते हैं कक्षक 5, ठीक है 5 हो गए। इन पांचों की वैल्यू क्या होगी भाई, तो देखिए वैल्यू क्या होती है d के लिए, अभी अभी हमने पढ़ा है क्या है 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2। और जो हुंड का नियम है वो कहता है कि पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब हमें इस इलेक्ट्रॉन का पहले इस वाले का देखते हैं, इस वाले की चारों क्वांटम संख्याएं, तो n बराबर हो जाएगा 3, l बराबर d के लिए क्या है 2, उसके बाद में m बराबर क्या है -2 और s बराबर क्या है +1/2। इसी तरीके से अब हम इस दूसरे वाले का देखते हैं, तो n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, सॉरी इसके लिए है तो -1 आएगा, -1, और s बराबर क्या हो जाएगा +1/2। तो इस तरीके से ये चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं है क्योंकि m का मान यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, m का मान दोनों का अलग अलग है। ये कहता है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत कि किसी परमाणु की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये प्रश्न लैब असिस्टेंट में पूछा गया है, एक एग्जाम्पल दे दिया और उसके ऑप्शन में दे दिए चारों क्वांटम संख्याएं, अब वहाँ पे चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, ये एग्जाम्पल ये अपने लैब असिस्टेंट में आया है। तो देखिए आज इतना ही, फिर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे हम आगे और किसी वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से वीडियो को बार बार रिवाइज करें, बार बार इसको देखें, जिससे कि हम आगे आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकें। थैंक यू।